यह अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक कठिन कार्य होता है। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हमें अपनी बात भी पहुंचानी है और साथ ही साथ जो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको अक्षरशः पूर्ण करने के लिए अपने आप को सजग रखना है। एक पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हम सबको ये देखना है कि हम इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में जो बातें कही गई हैं उनको हम पूरा करते हुए आगे बढ़ें और प्रचार भी करें, प्रसार भी करें, नए नए तरीके ढूंढें, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ हम कहीं भी अनादर न करें, उसको हम संभाल के रखें, ये हमारी जिम्मेवारी है। मित्रों, आज चुनाव में बहुत से मुद्दे, बहुत से विषय हमारे साथी हमारे बीच में रख रहे हैं। आपके बीच में सुरेश खन्ना जी हैं, जतिन प्रसाद जी हैं, अरुण सागर जी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से सारी बातों को रख रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में चुनने का हमारा आधार क्या है, इसको हमको स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि चुनाव के दौरान हर पार्टियां हर तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करती हैं। मतदाता के लिए दिक्कत की बात हो जाती है कि किसकी बात माने, किसकी ना माने, कौन सही है, कौन गलत है, सही का आधार क्या है और गलत का आधार क्या है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं और यहां जब मैं जागरूक मतदाताओं को संबोधित कर रहा हूं कि हमारे पास एक ही अधिकार है और हमारे पास एक ही आधार है और वह आधार है क्या मैं कह रहा हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मैं कह रहा हूं इस पर मुझे मत तौलो, मुझे इस बात पर तौलो कि क्या मैंने कहा था और क्या मैंने किया है, वही तय करेगा कि अगला आधार क्या है। और इसलिए हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। आजकल मुझे बड़ा खुशी होती, बहुत खुशी होती है। लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। आप याद कीजिए 2017 में सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं। इन पार्टियों की ये आदत थी, नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो, ये उनकी संस्कृति थी। मोदी जी ने देश को ये सिखा दिया कि अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आ सकेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए हम ये कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये बात को हम कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सोच दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार, और मैं उसमें जोड़ता हूं काम असरदार, जो असर कर सके। इसको हमको समझना चाहिए। अब आज किसानों की बात होती है। इस देश में बहुत से लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहा, बहुत से ऐसे नेता हुए जिन्होंने किसान नेता कहलवाया, बड़े बड़े सम्मेलन किए, बड़े बड़े समागम किए किसान नेता कहलाने के लिए। आज समय है विवेचना करने का, उन किसान नेताओं ने किसान के लिए क्या किया। मैं प्रबुद्ध नागरिक मतदाताओं से पूछना चाहता हूं, बता दें कि उन्होंने क्या किया। किसान की हालत खराब होती रही, कोई उसकी चिंता नहीं हुई। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब प्रबुद्ध
मतदाता हैं 2014 के पहले और 2019 के पहले बजट में आप देख लीजिए आंकड़ों का क्या अंतर था। 22,000 करोड़ रुपए बजट होता था एग्रीकल्चर का, 22,000 करोड़ रुपए। आज यही बजट 1,23,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर का होगा। कहां 22,000, कहां 1,23,000 करोड़ रुपए। यह बजट अपने आप में बता देता है कि किसानों के प्रति समर्पण किसका है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धूल फाक रही थी, कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन लागत का 1.5 गुना देने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये किसी ने नहीं तय किया। ये हिम्मत दिखाई तो भारत के महान नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, जो 1.5 गुना का किसान को उसकी लागत का देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब आप याद करो कांग्रेस वाले क्या करते थे। कांग्रेस वाले चुनाव से पहले हम कर्जा माफ कर दें, हम कर्जा माफ कर दें, कर्जा माफ कर दें। 10 साल बाद 10 कर्जा माफ कर दें। कितना होता था? सारा कर्जा मिला लें तो 57,000 करोड़ रुपए। कितने साल बाद? 10 साल बाद 57,000 करोड़। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 180 लाख यानी 180 लाख 1,80,000 करोड़ रुपए, क्षमा कीजिए, 1,80,000 करोड़ रुपए 10 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में डाल दिया है। यह हमको ध्यान रखना है। ये छोटी रकम नहीं है। 1,80,000 करोड़ रुपए ये 10 साल बाद 57,000 करोड़ रुपए देकर के, और वो भी देते नहीं थे। राजस्थान में क्या कर्जा माफ हो गया था? जमीनों की कुर्सी चली गई। किसानों के साथ धोखा देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में 1,80,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचाया है। और उत्तर प्रदेश में यही 41,000 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों के, किसानों के खाते में पहुंचाया है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं खाद की बात करूं तो 140% की सब्सिडी मोदी ने दी है। जो खाद की बोरी 2,400 रुपए में मिलती थी, वह खाद की बोरी आज किसान को 1,200 रुपए में मिल रही है। यानी एक बोरी खाद की मुफ्त मोदी जी की तरफ से मिल रही है। ये हमको समझना चाहिए, हमको जानना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो आज 11 करोड़ फार्मर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, 11 करोड़ किसान, और 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए इसकी भुगतान भी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 70 लाख किसानों ने अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जोड़ा है। मैंने आपके सामने एमएसपी की बात की, 1.5 गुना देने का बात की गई। सॉइल हेल्थ कार्ड कभी सोचा था? यहां आदमी का तो हेल्थ कार्ड बनता ही नहीं था, सॉइल का क्या हेल्थ कार्ड बनता, मिट्टी का क्या हेल्थ कार्ड बनता? यहां तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं बनता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड, और उसकी संख्या क्या है? 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के यहां पहुंचा दिए गए, डिस्पैच कर दिए गए। इसको भी हमको समझना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 3.7 करोड़ यानी 3 करोड़ 70 लाख इतने किसानों को उनका सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचा दिया गया। आपको याद होगा ये यूरिया जो था, इसके लिए लाइनें लगती थी, लाठीचार्ज होती थी। आपको याद होगा, याद है कि नहीं है? पुलिस ब्लैक, और वो ब्लैक होता था। कंपनी से ही वो फर्टिलाइजर, ये यूरिया जो होता था, वो कहीं दूसरी जगह चला जाता था, दूसरी फैक्ट्री में चला जाता था, मारामारी होती थी। प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया डाल करके वह सिर्फ अब वह यूरिया खेत में ही काम आएगा, इसकी चिंता की गई। न लाठीचार्ज, न यूरिया की कमी,
और लोगों को एक नई दिशा दे करके उनको, किसानों को इस बात से दिया। कभी कोई सोच सकता था कि किसान को पेंशन लगेगी? आज उत्तर प्रदेश में ही लगभग 45 लाख बेनिफिशियरीज हैं जो पेंशन ले रहे हैं, 500 रुपए। किसान पेंशन लेने लगा। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लोन जो है वो 86 लाख फार्मर्स की वेव ऑफ हुए। हम गन्ने के प्रदेश से आते हैं। योगी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान दिया। 1,40,000। अखिलेश के भी 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिया, यानी वो भी उधार छोड़ करके चले गए। 11,000 करोड़ रुपए वो भी दिया और 1,40,000 करोड़ रुपए। यही नहीं, मायावती जी के सामने में कौड़ियों के दाम में 22 शुगर मिल भी बिक गई और लगभग उसी तरीके से 19 शुगर मिलें जो थी वो बंद हो गई। अखिलेश जी के समय में 11 शुगर मिलें बंद हो गई और योगी जी के समय में 3 शुगर मिलें शुरू हो गई, 54 डिस्टिलरीज इंस्टॉल्ड हो गई और 50% डिस्काउंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल फार्मर्स को देने का काम शुरू हुआ। यानी सोच ईमानदार, काम असरदार, काम दमदार, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा शुगर पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, वीट पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, मटर पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश, आम की खेती में आगे, मिल्क में आगे, हर दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगा करके किसान के क्षेत्र में काम किया है और मोदी जी का आशीर्वाद रहा। योगी जी ने उसको अक्षरशः जमीन पर उतारा है। ये मैं अब मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं यही कहूंगा, आधार क्या है कि हम अच्छा करेंगे कल? आधार ये है कि अच्छा हमने किया है, इसलिए हम आगे अच्छा करेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला। आपके उत्तर प्रदेश में 15 आजादी से लेकर के 2014 तक 15 मेडिकल कॉलेज थे। 15। आज मुझे खुशी होती है ये बोलते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में 59 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, सरकारी 59। और शाहजहांपुर भी पीछे नहीं है। मुझे याद है जून महीने में 2016 में मैं आया था, मैंने शिलान्यास रखा था और आज वो मेडिकल कॉलेज आपके सामने बन करके तैयार है। राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज के रूप में वो तैयार है। 298 करोड़ उस समय हमने दिए थे, मुझे अभी भी याद है। आज वो शाहजहांपुर को मिला, लेकिन 15 मेडिकल कॉलेज, 59 मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़ा। आप देखिए, ये मैं रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। उस समय 2 एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा था, आज 4 एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है और शाहजहांपुर तो मेन लाइन पर है। ये तो अब यहां गंगा एक्सप्रेस नहीं चल रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट हमारा जेवर बन रहा है, वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। वो हमको मेट्रो अब लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, इस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और काम भी शुरू हो गया है। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी हमने सोचा था कि यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुलेगा? आज एक नहीं, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और उस पर काम गोरखपुर में वो शुरू हो गया है विकास की दृष्टि से। और अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख हाउसेज बने हैं। 42 लाख। अब आप अंतर देखिए, एक समय में लैंड माफिया, घर खाली कराने वाले लोग लगते थे कि नहीं लगते थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। आते थे कि नहीं? ये तुम मकान छोड़ दो, रजिस्ट्री कर दो नहीं तो फिर ऐसे जाओगे या वैसे जाओ। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के द्वारा आज 42 लाख घर बन करके तैयार हुए हैं। और वो घर कैसे हैं?
जिसमें किचन अलग है, बेडरूम अलग है, शौचालय अलग है, गैस का कनेक्शन अलग है, ये सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से इज्जत घर, राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में कहा कि मैं रात को शाम को जब जीप से चलता हूं तो मुझे शर्म आती है, महिलाओं की झुंड की झुंड अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सड़कों पर आती है। 66 में कहा था। आज हमें खुशी है कि मोदी जी ने देश में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को, उसके परिवारों को उन्होंने इज्जत देने का प्रयास किया है। और उत्तर प्रदेश में 2.6 करोड़ यानी 2 करोड़ 7 लाख इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब 2 करोड़ 7 लाख परिवार, हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए गांव से बाहर निकल करके सड़कों पर आती, उनको इज्जत देने का काम किया है। तो वो मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की सरकार ने किया है। ये हमसे, मैंने आपसे पहले बोला गंगा एक्सप्रेस हाईवे आज शाहजहांपुर उससे के साथ जुड़ रहा है। 3.5 किलोमीटर का आपके यहाँ रस्ते बनने की बात चल रही है। उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर हो गया है। मेडिकल कॉलेज मैंने बताया 100 मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज एक इकोनॉमी पैदा करती है। जहां मेडिकल कॉलेज होगा उसके अगल बगल दवाइयों की दुकानें खुलेंगी, उसके अगल बगल डायग्नोस्टिक्स की दुकानें खुलेंगी, वहां आवाजाही बढ़ेगी, इकोनॉमी जनरेट होती है। और साथ में वहां नर्सिंग स्कूल बनेगा, वहां ट्रेनिंग होगी, वहां हॉस्टल्स बन रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अब आपके गांव में बच्चों को डॉक्टर के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। शाहजहांपुर का ही डॉक्टर पैदा होगा और शाहजहांपुर के गांव में वो जाकर के सेवा करेगा। इस बात को इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की नई नई कहानियां हम लोग रचने के लिए 232 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शाहजहांपुर में चल रहे हैं। आपके यहाँ जरदोशी का जो एम्ब्रॉयडरी है उसका काम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत काम चल रहा है। उसी तरीके से म्यूजियम बन रहा है और म्यूजियम के दृष्टि से राष्ट्रभक्तों को संजो करके यहाँ पर उनके द्वारा किए गए उनकी मेमोरीज के उनकी जो चीजें हैं उनको रखने का प्रयास हो रहा है। ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक तरीके से आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। आज देखिए आप उत्तर प्रदेश, मुझे याद है कि 2012 के चुनाव में और उससे पहले जब मैं आता था तो अगर बुलंदशहर जाना होता था तो सांस फूल जाता था। गया, पूरा दिन गया। दिल्ली से निकलोगे, गाजियाबाद में फंसोगे ट्रैफिक में, फिर उससे निकलोगे तो आगे जाकर के कहीं होगा, शाम तक पहुंच जाओ तो समझ लो कि अपना दिन अच्छा हो गया, सूर्यास्त से पहले पहुंच गए, सुबह निकल गए। मैं हमेशा कहता हूं, आजकल मेरे को कार्यकर्ता बोलते हैं आप बुलाइए मैं मिल दूंगा। मैंने कहा चलो आपको 1-2 दिन का नोटिस ना, आप मेरे को सुबह बताइए ना, 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा? हाईवे पकड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा, हाईवे पकड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा। ये हाईवे कहां से आया, किसने दिया? भारत की सरकार में मोदी जी ने, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, उसके कारण हुआ। तो ये विकास की जो नई कहानी थी, और मुझे बहुत खुशी होती है आजकल जब हमारे विरोधी अब कोई मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं। इसके पहले उनका मैनिफेस्टो क्या होता था? और मैं चाहूंगा लोग वो भुलाना चाहे, हम भूलने नहीं देने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कि उनका मैनिफेस्टो क्या था। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण, ये उनका मैनिफेस्टो था। बताइए बहु बेटियां सुरक्षित थी क्या? थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर मुसीबत में था कि नहीं था? आजकल माफिया सरेंडर करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या अपने आप सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके कैंडिडेट कौन है? आधे जेल में, कुछ बेल पर। ये इनके कैंडिडेट हैं। इन सारी चीजों को हमको समझने की जरूरत है।
अभी देखिए रामपुर में सीआरपीएफ के, अब मुझे उसका दिन साल याद नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर 2010 में, हाँ 31 दिसंबर 2010 में रामपुर में सीआरपीएफ के यूनिट पर अटैक, 6 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, एक रिक्शा वाला भी शहीद हो गया। बाद में तहकीकात में 23 लश्कर-ए-तोयबा के लोग उसमें शामिल पाए, उनकी अरेस्टिंग भी हो गई। उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनको उनके खिलाफ केस ड्रॉप करने की सिफारिश की और केस ड्रॉप किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस ड्रॉप के केस को क्वैश किया। क्वैश करने के बाद उन 6 लोगों में 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 2 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। आप बताइए, ये था इनका मैनिफेस्टो। आजकल चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करना, आपके पास क्या आधार है कि आज ये अच्छा काम करेंगे? जो टेररिस्टों को छुड़ाता हो, आप बताइए ये काम उन्होंने किया कि नहीं किया? मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक मुख्यमंत्री अगर टेररिस्टों को छुड़ाता है तो प्रदेश का क्या हाल होता होगा, इसका आपको अंदाजा लगाना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को आप बागडोर संभालोगे? ऐसे लोगों को संभालोगे? ऐसे लोगों को संभालिएगा? मैं आपसे तो आशा करता ही हूं कि आप इनका विरोध करेंगे, लेकिन आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, प्रबुद्ध मतदाता हैं, जनता में भी ये आवाज करना चाहना चाहिए। रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे कभी भी सत्ता पर नहीं लाना होता है। इस बात को हमको समझना क्या है इनका मैनिफेस्टो, क्या देना चाहते हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं, क्या मजबूरी है इनको कि आज भी इनको उस तरीके के कैंडिडेट देने पड़ रहे हैं जो सजा याफ्ता है, जो केस भुगत रहे हैं, जिनके ऊपर हर तरीके के केस हैं, क्योंकि दोस्ती छूटे नहीं छूटती। दोस्ती तो दोस्ती है, निभानी तो पड़ती है। अब तुम निभाओ ना, उत्तर प्रदेश की जनता क्यों निभाएगी? यह बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। आप निभाओ, प्रजातंत्र है, आप करो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्यों निभाएगी आपकी दोस्तियों को? और किस तरीके के माफिया का वध करते थे आप सबको मालूम है। धन बनाते थे, साधारण परिवार पिस जाता था।